प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक आरो बाग 2 का काव्यखंड करेंगे, जिसमें हमारी दूसरी कविता बनती है पतंग, जो कि आलोक धनवाज जी द्वारा लिखी गई है। वास्तव में देखा जाए तो ये दुनिया रोज बनती है इनकी एकमात्र संग्रह है। उसमें से ये पतंग कविता ली गई है, जिसका कुछ अंश इसमें रखा गया है, जिसमें वर्षा ऋतु के बाद जो शरद ऋतु आती है, उस शरद ऋतु के आगमन पर बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं, उनमें जो उत्साह देखते बनता है वह अपने आप में अनूठा होता है, और पतंगों के साथ वे अपनी कल्पनाओं में खोते हैं। ये सब वर्णन इस कविता में कवि आलोक धनवाज जी ने किया है। तो देखिएगा, इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। पूरी कविता को आज हम इसका पहला पद करेंगे। देखिएगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, सर्द आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो यहाँ पे कवि ने वर्षा ऋतु के समाप्ति के बाद जो सर्द ऋतु आई है, उसमें जो बच्चों की मस्ती है, उत्साह है, उसका वर्णन किया गया है। व्याख्या करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा, जब हम व्याख्या करते हैं, व्याख्या करने से पहले हम संकेत लिखते हैं, प्रसंग लिखते हैं। जैसे कि संकेत आपको पता है, पीछे बताया गया है कि हर पैरे की, जो भी पैरे की व्याख्या करनी होती है, उसके हमें शुरू के 2 शब्द पंक्ति के और अंतिम पंक्ति के 2 अंतिम शब्द इत्यादि लिए जाते हैं। उसके बाद जैसे प्रसंग करते हैं, प्रसंग में क्या लिखा जाता है, वही वैसे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ, हमारे पाठ्य पुस्तक इत्यादि इत्यादि लिखा जाता है। इसमें कवि और कविता, और कवि ने इस पैरे में क्या कहना चाहता है, पद में क्या कहना चाहता है, वो लिखना होता है। और उसके बाद जो है सरलार्थ होता है, व्याख्या होती है, और उसके बाद हम जो है भाव करते हैं। भाव में आपको पता ही है कि जो पद है उसके कहने का भाव क्या है, उसमें कहने का जो भाव बताया गया है वो हम लिखते हैं। और उसके बाद जो है विशेष में क्या खास बात है इस पैरे में, वो लिखी जाती है। जैसे कौन सी भाषा है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है, गुण कौन सा है, और इस पैरे में क्या बताया गया है मुख्य तौर से, और शब्द कैसे हैं, भाषा कैसी है, ये सारी बातें जो है उसमें लिखी जाती है। और अंत में हम जो है शब्दार्थ लिखते हैं, जो जो बनते हैं वो शब्दार्थ हम लिखते हैं। तो इस तरह से हम हर पद की व्याख्या करेंगे। तो व्याख्या हम शुरू करते हैं अब आज की। तो देखिएगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। तो यानी जो सावन का महीना होता है, जो बारिश का महीना होता है, बारिश के दिनों के बाद, बारिश का महीना जाने के बाद, यानी सावन के जाने के बाद कौन सा महीना आता है, भादो। और भादो के जाने के बाद भी पहले बारिश, सावन का महीना, सावन, और सावन में बारिश होती है। बारिश के बाद जो है भादों का महीना आता है, और भादों में भी बारिश जो है तो छुटपुट होती है, वो जो है वो भी चला जाता है। और
जो आकाश में कभी बादल, कभी जो है आकाश साफ हो जाता है, इस तरह से वो चलता रहता है। कभी बारिश होती है, तो वो भादों का महीना भी, ये भादों के महीने में जो तेज़ बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, वो भी दिन अब चले गए, अर्थात वो महीना भी चला गया है। और अब एक नया सवेरा हुआ है, यानी भादों के जाने के बाद जो सर्द ऋतु आती है, उस सर्द ऋतु का नया सवेरा वो हुआ है। कैसे हुआ है वो देखिएगा। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यानी वो सवेरा कैसा है? खरगोश की आंख, खरगोश की आंख कैसी है? लाल। ऐसे जैसे प्रातःकाल जो है आकाश जो है साफ है, और जैसे सूर्य निकलता है, और जैसे सूर्य निकलता है तो जो है चारों ओर लालिमा छा जाती है, ठीक उसी तरह से खरगोश की आंखें भी जैसे सूर्य के समान है, और उस चमक के समान जो है जो सूर्य, वह सवेरा हो गया है। अर्थात खरगोश की आंखों के समान जो सवेरा है वो हुआ है। आगे देखिएगा। सर्द आया पुलों को पार करते हुए, जो सर्द ऋतु है वो धीरे धीरे करके पुलों को पार करते हुए एक पुल, एक कड़ी को दूसरी कड़ी को, यानी एक पुल को दूसरे पुल को, इस तरह से वो जो है सर्द ऋतु पल पल वो जो है आगे बढ़ रही है, यानी पार करते हुए पुलों को वो आगे आ रही है, यानी सर्द ऋतु का आगमन हो गया है। आगे क्या कहता है? अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। कौन? अपनी, जैसे बच्चे होते हैं वो अपनी सुंदर चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही सर्द ऋतु भी मानो वो तेज गति से आगे आ रही है। कैसे आते हैं? जैसे बच्चे घंटी बजाते हुए जोर जोर से बच्चे घंटी बजाते हुए अपनी साइकिल को ले करके आते हुए, तेज गति से चलाते हुए वो जो है घंटी बजाते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं या आ रहे हैं। तो इसी तरह से सर्द ऋतु भी वो जो है का आगमन हुआ है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और जैसे वो अपने इशारे हैं उनके, अपने उन इशारों से वो बुलाते हुए वो आगे, ये यानी हमें निमंत्रण, हमें बुला रहे हैं, हमें निमंत्रण दे रहे हैं। आगे देखिएगा। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, किसको संकेत दे रहे हैं, किसको बुला रहे हैं? वो जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनके झुंडों को वो क्या कर रहे हैं? अपने चमकीले इशारों से उन्हें बुला रहे हैं। ठीक है, यानी उनको कह रहे हैं कि तुम आ जाओ, हम सब मिल करके जो है अपनी पतंग उड़ाएंगे। ठीक है, ये इसकी व्याख्या बनती है। आगे देखिएगा। आगे इसी का पैरा बनता है, वो हम पढ़ रहे हैं इसी पैरे का। चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियाँ और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो ये बनता है इसका पैरा। तो देखिएगा बच्चे किस तरह से मस्ती में मस्त वो जो है चमकीले इशारों से बुलाते हुए, वो अपने चमकीले का मतलब है जो चमकती हुई चीज़ें, इशारों से बुलाते हुए, वो अपने विभिन्न प्रकार के इशारों से एक दूसरे को बुलाते हुए आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, और मानो वो आकाश को क्या है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी आकाश को क्या करते हैं, जैसे ही वो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, यानी आकाश को वो कोमल बनाते हैं। जैसे ही उनकी कल्पनाएं कोमल होती हैं, ठीक वैसे ही उनका वो आकाश के समान मुलायम कोमल बनते हैं, होते हैं कि पतंग ऊपर उड़ सके, और उनकी जो पतंग है वो ऊपर उड़ सके।
यानी इस कोमल भावना के कारण ही वो उनकी जो है पतंग कल्पनाएं हैं पतंग के समान ऊपर उड़ती रहती हैं, यानी कि उनकी कल्पनाएं कल्पनाओं में खोए हुए पतंग के समान जो है उनकी कल्पनाएं ऊपर उड़ती रहती हैं। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, और जैसे दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन होती है? पतंग। जैसे वो पतंग है वो हल्की होती है और रंगीन होती है, वो आकाश में अपनी ही मस्ती में उड़ती रहती है। तो इस तरह से पतंग के बारे में कहा गया कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है जो आकाश में उड़ती रहती है, ये आकाश में उड़ती है, यानी अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ठीक उसी तरह से बच्चे भी विभिन्न प्रकार की भावनाओं को लेकर के विभिन्न प्रकार की जो कल्पनाएं हैं उनको लेकर के अपनी मस्ती में खोए रहते हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और इसमें क्या कहते हैं कि दुनिया का सबसे पतला कागज होता है जो कि पतंग में लगाया जाता है, और वो क्या है उड़ सकता है, वो उड़ता है। तो ठीक उसी तरह से बच्चों की कल्पनाएं भी बड़ी कोमल होती हैं, वो भी क्या है अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, और कवि कहता है कि इस पतंग के साथ लगने वाली जो पतली बांस की कमानी है वो भी उसके साथ उड़ती रहती है। यानी कि बच्चों की कल्पनाओं के साथ विभिन्न प्रकार की अन्य कल्पनाएं भी वो साथ में उनके बीच घूमती रहती हैं, उड़ती रहती हैं, या वो अपनी कल्पना में खोए रहते हैं। कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां, जैसे ही वो कल्पना में खोते हैं और प्रसन्नता से भर जाते हैं, तो उनकी क्या है ऐसे में उनकी क्या हो जाती है सीटियां और किलकारियां वो जो है बजने लग जाती हैं। ये सीटी और किलकारियों में वे खो जाते हैं, यानी वो सीटियां और किलकारियां करने लग जाते हैं। कैसे देखिएगा, तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, जैसे तितलियों की नाजुक दुनिया, जिस तरह से विभिन्न प्रकार की तितलियां होती है, वो रंग बिरंगी जो तितलियां होती हैं वो बड़ी कोमल होती हैं, वो आकाश में उड़ती रहती हैं स्वच्छंद रूप से। ठीक उसी प्रकार से पतंगे भी तितलियों के समान आकाश में वो विचरण कर रही हैं विभिन्न प्रकार की, जो कि बड़ी कोमल और नाजुक होती हैं। तो यहाँ पे तितलियों की कल्पना पतंगों से की गई है, ठीक है, अर्थात भावनाओं से की गई है। तो बच्चों में जो मस्ती, उत्साह और जो उनके पतंग उड़ाने की लगन है, वो सब देख करके कवि ने उन्हें पतंग की कल्पनाओं के समान बताया है। आज इतना ही, धन्यवाद।